अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा एक साथ सुनने का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर है ये। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी JIT और सबसे बड़ी अदालत लगेगी 8 फरवरी को। और जाहिर है कि अवामी अदालत है और मियां नवाज शरीफ को लगता है कि अब इंतज़ार भी है इलेक्शन का। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब भी बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह और कैटेगोरिकली आ रही है कि हम इलेक्शन को लेट होता नहीं देखना चाहते। पीपल्स पार्टी तो इस पर बज़िद है कि इलेक्शन बिल्कुल लेट नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। आज भी वर्कर कन्वेंशन से बड़ा अहम खिताब हुआ और जो जो बातें की जा रही हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद इस तरह की चीज़ों से कोई बड़ा लेना देना नहीं है। वो इस वक्त शायद सिंध में ही अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की फ़िक्र में है और पंजाब में कोई बहुत बड़ा मार्का या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कहें कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई ऐसी अनहोनी काम या अनहोनी नशिस्तें निकल आएँ, तो ये शायद पीपल्स पार्टी खुद भी इन चीज़ों को समझ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पिछले कम से कम 5 7 8 सालों में या 5 सालों में जो हुकूमतें रहीं, उनका जो फैसला करना था कि मुज़ाकरात किए जाएँ उन लोगों के साथ जो दहशत गर्द हैं या जो तालिबान TTP है उनके साथ, उसने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। और जहाँ पर आज हम खड़े हैं ये उन फैसलों की मरहून मिन्नत भी है। और जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हमें आ रहे हैं वो भी इस वजह से, हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना सिविलियंस के साथ मिलकर पेश किया, तब जाके इस मुल्क में इस्तेहकाम और सुकून आया। गुज़िश्ता रोज़ बड़ा ही ख़तरनाक एक वाक़या हुआ और बड़े शानदार ऑपरेशन के तहत एक बड़े सानहे से हमारी जो अफवाज है उसने हमें बचा लिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल से जुड़ी, सिक्योरिटी से जुड़ी और फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी, इन सारी चीज़ों पर करेंगे आज हम बात। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आगा इकरार हारून साहब भी मौजूद हैं। उज़मा साहिबा, 8 फरवरी को सबसे बड़ी JIT और अदालत लगेगी, लगता भी है मियां नवाज शरीफ को शायद उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अल अज़ीज़िया का भी रेफरेंस का फैसला आ गया, उससे पहले एवन फील्ड का भी आ गया, और अब लगता यह है कि ताहयात नाअहली का जो सारों का एक साथ सुनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो कुछ मामलात आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, एक रेफरेंडम आपने 21 अक्टूबर को देखा था, जिसमें आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से काफिले आए अपने कायद को वेलकम करने के लिए। और अब जो 8 फरवरी को जो JIT लगनी है, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से वालेहाना मोहब्बत के साथ लोग आएंगे और अपने कायद को वोट डाल के मैंडेट, भारी मैंडेट के साथ असेंबली में लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो तरक्की और खुशहाली का दौर था वो वही था जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो थे वो बरसरे इक़्तिदार थे। 2017 में 4 रुपए की उनको रोटी मिल रही थी, उनको यूनिट बिजली का 7 रुपए का मिल रहा था, डॉलर आपका 105 पे खड़ा था, आप एटमी ताकत तकरीबन बन चुके थे और आपने IMF को तकरीबन खुदा हाफिज कह दिया था। अब ये सारी बातें जब एक 6% आपका ग्रोथ रेट था, वो उस वक़्त जो आपकी जो बेहतरीन आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स थे, वो जब इमरान खान की 3.5 साल 4 साल जो हुकूमत आई है, उसमें ऐसी ब्रेक लगी कि तबाही के धाने पे पहुंच गया पाकिस्तान। और अब लोगों को पता है कि परफॉर्मेंस जो है वो एक ही जमात की है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म जमात है। इस वक्त हमारी तैयारी भी सबसे, मेरे ख्याल में बेहतरीन, सबसे हम आगे हैं। कैंडिडेट्स के सारे पेपर्स जो थे, 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है हमारी टिकटों पे, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यूज, हर चीज आपके सामने है। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल JIT जो है वो 8 फरवरी को लगेगी और उसमें चौथी दफा इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चलें जी बैरिस्टर साहब, फिर 8 फरवरी को JIT लगनी है और JIT सबके लिए लगेगी,
खाली नून लीग के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए भी लगेगी, JUI के लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी, ANP के लिए भी, MQM के लिए भी और GDA के लिए भी, सब के लिए, जितनी जमातें तहरीक इस्तेहकाम के लिए भी लगेगी, उनके लिए तो पहली JIT लगेगी खैर, और इन सब के लिए लगेगी। अगर बनाई गई है कभी भी, जो हवाला दिया तो उस JIT का फैसला तो इन्होंने कबूल नहीं किया, उसे गलत समझा। मैं समझता हूँ अवाम की भी कोई JIT नहीं लगती, अवाम एक अदालत है, उसे JIT की ज़रूरत नहीं होती। ये JIT वालों को कभी बशीर मेमनों की, राव अनवारों की और ऐसे किरदारों की ज़रूरत होती है ताकि प्रोपेगेंडा किया जाए और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाए। हम समझते हैं कि अवाम की अदालत में तमाम सियासी जमातों को जाना चाहिए और अब चले भी जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी और के हजूर पेश हों और सिर्फ डायलॉग के तौर पे कहते रहें कि हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। फिर लोग ये सवालात करते हैं कि कल तक अगर कोई लाडला था, उसे धड़ाधड़ ज़मानतें या बरियत हो रही थी तो कहा जा रहा था कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, तो आज ये सलूक अगर एक तरफ हो रहा है तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अवाम की अदालत के ऊपर और अवाम के फ़ैसले के ऊपर एतमाद करने के लिए उसकी कोई कंडीशंस होती हैं कि अवाम को आप ताकत का सरचश्मा समझें। अगर आप अवाम की बजाय किसी और को ताकत का सरचश्मा समझें तो फिर नहीं होता। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मैं समझता हूँ कि झूठे प्रोपेगेंडे के साथ कितनी देर ये बात की जा सकती है। अब तमाम सियासी जमातों को सच बोलने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि जो मुल्क को इस वक्त शदीद सियासी बहरानों का और अदम इस्तेहकाम का, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, उसे कोई ऐसा शख्स ठीक कर सकता है जिसकी 3-4 दफ़ा की हिस्ट्री है कि वो लड़ाई करता है अच्छे भले सिस्टम में, 2/3 अक्सरियत में भी अदम इस्तेहकाम पैदा करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होता है और कभी दूसरे इदारों के ऊपर। और इनका जो कोई वज़ीर ख़जाना है, अगर इसहाक डार साहब को लें तो वो एक्सपोज हो चुके हैं पिछले ख़ास तौर पे 16 महीने और उससे पहले के इक़्तिदार में भी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अब आवाम को महज नारे देने की बजाय कोई एक प्रोग्राम की तरफ लाना पड़ेगा, इत्तफाक़ राय की तरफ लाना पड़ेगा, दुश्मनियाँ नहीं लानी पड़ेंगी, एक दूसरे को सियासी मुखालिफ नहीं समझना पड़ेगा। आपको बेरोज़गारी को, गुर्बत को और ये जो आपकी महंगाई है इसे अपना मुखालिफ समझना पड़ेगा। और अगर आप ये 16 महीने में उसे ठीक नहीं कर सके, बढ़ बढ़ोतरी हुई है, तो फिर आपको एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ करना पड़ेगा। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कोताहियाँ माननी पड़ेंगी कि आपके अंदर ये अहलियत नहीं है। और तीसरी बात, अवाम इस वक्त इस किस्म की सियासत को पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले टेन्योर के अंदर PMLN के मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और जो पाकिस्तान का 60% 63% पंजाब है, वहाँ पे उनके बेटे हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला थे। अवाम अब ये चीज़ पसंद नहीं करती है कि बड़ा भाई, छोटा भाई, बाप बेटा, बाप बेटी, अब ये तमाशा मज़ीद बर्दाश्त अवाम करने को तैयार नहीं है, 70% नौजवान करने को तैयार नहीं है। तो हमें अब एक, मेरे ख्याल से महज इसे इलेक्शन या JIT समझने की बजाय ये समझना चाहिए कि अगर अहले सियासत को बाकी रहना है, सियासत को बाकी रहना है, इस मुल्क और रियासत को आगे बढ़ना है, तो एक दफ़ा बैठना पड़ेगा, अपने पुराने रवैयों पे, अपनी पुराने तर्ज़ सियासत पे, अपनी आउटडेटेड बातों पे, अपनी साजिशों पे, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने से और मैनूवरिंग करने से बाहर आना पड़ेगा और आवाम को एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, महज नारों से नहीं कि मैं 2017 में बड़ी तरक्की कर रहा था लेकिन वो तरक्की का फार्मूला मेरे से गुम हो गया 2022 में अपने भाई की हुकूमत के दौरान, इसलिए हम तरक्की नहीं कर सके और अब वो हमें गिद्दड़ सिंगी दोबारा मिल गई है जो हम 2024 में लागू करेंगे। तो अवाम बेवकूफ़ तो नहीं है ना महज। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किसी भी एक जमात का मामला नहीं है, सबको बैठना पड़ेगा। जो मिसाके मईशत की बात हुई है और ये आउटडेटेड पॉलिसीज़, आउटडेटेड लोग अब नहीं चलेंगे। आगा इकरार साहब, एक तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट मेरा परसेप्शन है कि यार आप PDM की गवर्नमेंट सब एक थे, लेकिन हम मलबा एक दूसरे पे डालना तो कोई काबिल कबूल आवाम के लिए ये भी नहीं हो सकता कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वज़ीर ख़ारजा तो बिलावल भुट्टो साहब भी थे, उसमें वज़रा भी मौजूद थे, हर जगह मौजूद थे, फेडरल में भी मौजूद थे, सिंध में भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही थी,
और JUI फे भी इसका हिस्सा थी, BAP भी थी, तमाम जमातें थी, MQM पाकिस्तान थी। तो क्या बरी ज़िम्मा हो जाएंगे सारे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। देखें, गवर्नमेंट इज द नेम ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट में तो सारे थे, तो इसको इस तरह करना, डिस्ट्रीब्यूट करना कि हमारे पास फाइनेंस नहीं था या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, वो इकोनॉमी हमारे पास नहीं थी, ये कोई नहीं थी, क्योंकि आप कैबिनेट का हिस्सा थे और कैबिनेट ही गवर्नमेंट होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे चुका हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट कोड जो है, ऐसा कोड जिसको कहते हैं, वो भी बड़ा क्लियर है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट। तो ये सारे एक ही जगह पे। इसमें सिर्फ जो PMLN को जो सबसे बड़े दो इम्पेडिमेंट जो फेस करने पड़ेंगे इलेक्शन में, उनमें से एक तो ये है इनकी 16 महीने की कारकर्दगी, जिसमें तकरीबन 30% जो है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज किए गए। यानी कि हुकूमती अफराज जितने भी हैं, हुकूमत के मुलाजमीन की 30% तनख्वाह एक यानी कि स्ट्रोक ऑफ पेन से बढ़ा दी गई, जबकि ये लोग ये स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि ये मुल्क को दिवालिया होने के करीब था या है और हम इससे बचा। अगर ये मैं बात उनकी मान दूं तो फिर 30% आपने एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस क्यों बढ़ा दिए बचत में, और वो कोई किसी गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ हुकूमती ब्यूरोक्रेट टेक्नो और जो गवर्नमेंट के पास कॉर्पोरेशन जो के टेक्नोक्रेट, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। एक आदमी की तनख्वाह अगर 10 लाख थी तो वो 13 लाख। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। बैरिस्टर साहब आपको नहीं आ रही आगा साहब की आवाज? शायद नहीं जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। देखिए, बात ये है कि ये इसमें किसी हद तक तो ये वाकई ही ज्यादा किया जाता है PMLN का, कि PMLN जो थी वो ये कह रहे थे कि हमारे पास बड़ी सुपरा किस्म की इकोनॉमी की टीम है, और उसी टीम ने 30% जो है अपना इंक्रीज किया एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस का पूरा बोझ पूरे अवाम के ऊपर। और जिस तरह अवाम के गला घोटा गया वो आपके सामने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा एक और इम्पेडिमेंट है जो PMLN को फेस करता है, वो है इलेक्टेबल्स का। अगर PML इतनी ही कॉन्फिडेंट है जितनी कि वो कह रहे हैं कि जी बस आप देखिए कि हुकूमत आई तो आई और सारा वोट हमारा है, तो फिर आप इलेक्टेबल्स को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? आज इसको इलेक्टेबल का हमने बड़ा प्यारा सा नाम दे दिया ना। पहले इसको टर्न कोड कहते थे, उर्दू में इसको लोटे लिखते थे। वही लोटे जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको दे सकता हूं कि हम लोटे कभी नहीं रखेंगे, लेकिन PML ने हमेशा लोटे रखे हैं। उसको फिर टर्न कोड भी कहते थे अंग्रेजी में, और अब उसे एक नया नाम दे दिया, इलेक्टेबल। एक आम आदमी बाकी ये पूछता है कि अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट है कि आप इतने ही पॉपुलर हैं, तो फिर आपको इलेक्टेबल की जरूरत क्या आ गई है? छोड़े, एक नई क्यादत सामने लेकर आए, एक जवान क्यादत सामने लेकर आए, वो लेकर आए जिनको पहले मौका नहीं मिला। इसका मतलब है कि मियां साहब खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए वो सेफ पैसे जाते हैं इलेक्टेबल्स के साथ। अब उनका इलेक्टेबल का उनके पास आना, और वैसे तो देखिए जी उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी। आज अगर अदालतें फैसला कर रही हैं, वो मिटिगेट कर रही है जो उन्होंने खुद गंद डाला हुआ था, जो उन्होंने ज्यादतियां की हुई थी मियां नवाज शरीफ के साथ, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये सारी चीजें जो इकट्ठी कर करें तो उनको जो लाडा 2 का नाम दिया जा रहा है। अब उनके ऊपर एक लाडा 2 का बर्डन है, एक इलेक्टेबल जिसको मैं लोटे कहता हूँ उनका बर्डन होगा, और तीसरा होगा PDM गवर्नमेंट का टोटल जो इकोनॉमी की जो इकोनॉमी तो बहुत इन्होंने मेरे मैनेज की, मैं मानने लगा हूं, लेकिन सारे गरीब को दबा के तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस से ये तीनों चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा लेकिन आगा इकरार साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ठीक हो गया मियां नवाज शरीफ के लिए तो आपने दोनों चैलेंजेस बताए, मैं पूछ भी लेता हूँ, उस्मा कारदार साथ हैं, लेकिन क्या PDM की तमाम जमातों के लिए यही चैलेंजेस हैं या सबके लिए डिफरेंट है? पीपल्स पार्टी की खास तौर पे बात करूं, दोनों बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी, आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, कैसे कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है, मैं तो बेशक ये लिखता हूँ और वो कहता भी हूँ कि पीपल्स पार्टी 2028 के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है। उसके जेन में है ही नहीं जो अब 28-29 में शायद हो, वो 2023 के इलेक्शन के 2024 के इलेक्शन का टारगेट ही नहीं था। वो उसमें सिर्फ अपने आप को ग्रीस करना चाह रहे थे, और मुझसे कर किया है, ये अपना कहीं नहीं किया है। आप जलसे देख रहे हैं उसके बिलावल भुट्टो के जो वो KPK में करके आ रहे हैं, अच्छे जलसे की, ऐसी बात कोई नहीं है। बात ये है कि इसका बोझ PDM का जो इकोनॉमी का बोझ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो दो चीजों का बोझ PDM पे वाकई पूरे पे नहीं आता है।
एक नैरेटिव ना बनाने का, और पीटीआई का जो चेयरमैन है उसका तबाकुल अदारों के खिलाफ नैरेटिव है उसको ना तोड़ना, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर पैसे इकट्ठे करके आईएमएफ को सेटिस्फाइड करना। क्योंकि इसके बीच में हमें सबको पता है कि कैबिनेट के कुछ लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि आप डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें, आप बिजली बढ़ा दें, यानी कि आप अंदाजा लगाएं 157 रुपए का सिर्फ पेट्रोल के बीच में इंक्रीज आई, 157 रुपए की। बिजली के बीच में जो इंक्रीज आई वो 27 रुपए से पर यूनिट के ऊपर आई। जी हाँ सर, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सर्दियों का पहला बिल आया, लग पता गया लोगों को। और दूसरी बात, एक और बात आपको बताऊं, शायद आपको ये लोग, आप जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूँ, हमारा जो बिल होता था ना वाटर का, सैनिटेशन का, वो होता था 150 रुपए, अब वो इमीडिएटली 4000 रुपए कर दिया गया है अगर आपको 10 मरने का है। आप जितना गला घोंट सकते थे ना वो घोंटा है आपने। आप ये ना कहें कि आपने इकोनॉमी बचाई है और सियासत, हमने सियासत अपना सेक्रीफाइस किया, रियासत बचाई है। ठीक है, चलिए आगा साहब, काफी ज्यादा इस पे डिटेल थोड़ी सी और बात भी करते हैं। मैं जरा आपके सवालात भी और बाकी चीजें जो एनालिसिस है उस पर भी बात करते हैं। उस्मा कारदार साहिबा, दो तरफ से बात हुई, बैरिस्टर आमिर साहब ने भी कह दिया और आगा इकरार साहब ने भी, तो कुछ जवाब देना चाहें तो इस पर आपकी बिल्कुल आप दे सकती हैं। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब को मेरे ख्याल में कुछ जमहूरियत की ABCD अगर कोई पढ़ा दे तो बहुत अच्छा हो। इनको पता होना चाहिए कि जब एक हुकूमत होती है तो उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अकेले का फैसला नहीं होता। जमहूरी हुकूमत में एक पूरी काबीना होती है। हर जो इशू है वो काबीना के सामने रखा जाता है और मुश्तरका फैसला जब अप्रूवल मिल जाती है काबीना से तो फिर वो फैसला जो है वो आगे जाता है। तो ये इनको जरा गिन लें, जरा थोड़ा इनको याद करा दूं कितनी इनके पास वजारतें थी और ये हर कैबिनेट में उसका हिस्सा भी थे। नंबर 2 बात ये है कि ये कह रहे थे कि वो अब उनको बाप और बेटा नहीं पसंद फलाना। ये जरा अपने लीडरान की भी जरा गौर से बात सुन लिया करें। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं आसफा बेटी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जरूर अब सियासत में आए, मैं चाहता हूँ कि वो इलेक्शन लड़े। तो जरा उधर भी कुछ आप ख्याल कर लिया करें। और जो लारे अब दे रहे हैं जनाब बिलावल, वो मैं अभी सुन के आई हूँ। उसने अभी कहा है कि जी हम आपको 30 लाख घर बना के देंगे। तो जरा ये बता दें कि आपने सिंध में कितने घर अभी तक लोगों को बना के दिए हैं। थोड़ी वहां पे भी अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ी रोशनी डाल लें। और आपके जो तज्जिया कार है सर, मुझे परेशानी हो रही है कि ये जानते नहीं है कि IMF किस बला का नाम है। हम कितनी दफा जा चुके हैं और हम पूरी तरीके से उसके शिकंजे में हैं। क्या ये IMF के पास कोई पहली दफा पाकिस्तान जा रहा है? अच्छा, लेकिन एक बात बताइए उस्मा साहिबा, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, एक सिर्फ सवाल है आपसे भी, आमिर साहब से भी, ये जो IMF के पास जा रहे हैं इसी के चुंगल से जान छुड़वाने के लिए तो 16 माह की हुकूमत नारे लगा कर आई थी। नहीं देखे, मेरी आप बात सुने। IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान ने साइन करने के बाद इमरान खान भाग गए थे। और आप जो शौकत तरीन की और वो उनकी जो KP का जो उनका इकोनॉमी का जो हाँ वो उनकी आपको ऑडियो में पता चल गया था कि उन्होंने किस तरीके से सैबोटाज भी किया है। आपको पता है कि डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच गया था। खुदा ना खास्ता आज कोई बात है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है? नहीं कोई कह रहा ना। तो ये वो कीमत है, ये वो सियासी कीमत है जो हम लोगों ने अदा की है रियासत को बचाने के लिए। थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट कर ले, वरना आज आपका डॉलर जो था वो 500-600 रुपए पे होना था। आपको पता है कि 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमीज में 24 नंबर पे थी और वो डार साहब छोड़ के गए थे 24 नंबर पे, आज 47 नंबर पे है। तो ये सारा मलबा आप हम पे ना डालें, हम तो बहुत अच्छी इकोनॉमी छोड़ के गए थे। ये बाकी सारा इनसे पूछे ना कि इन्होंने ये जो सारा अभी बर्बादी पे के दहाने पे हमने, आप एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ, हमने अपने 5 साल में 11,000 मेगावाट ग्रिड में शामिल किया। PTI ने अपने दौर में सिर्फ 400 मेगावाट शामिल किया और पीपल्स पार्टी ने 2013 से 18 तक सिर्फ 700
मेगावाट ग्रिड में शामिल किया। तो आप ये बताएं कि कारकर्दगी किसकी बेहतर थी? जी मैं आपको और बैरिस्टर बहुत साहब, साले इन्फ्लेशन की दे सकती हूँ। पीपल्स पार्टी के जमाने में इन्फ्लेशन अब अगर मुझे मौका दे दें, अगर जी आपने मैं दे रहा हूँ, हमारे बिल्कुल दे रहा जमाने हूँ। में उस्मा इन्फ्लेशन साहब, जो आप थी जरा बैरिस्टर साहब को भी 2017 जाहिर का मौका देना है। 4% थी। बिल्कुल आप ठीक हो गया, मैंने आपकी तो पूरी कर लेना। डिटेल बात सुनी, और आपने अपनी महंगाई जो है, कारकर्दगी। महंगाई होती है जब आप IMF के पास जाते हैं तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। उस्मा साहब, महंगी हो बैरिस्टर जाती है। साहब को मौका तो देने दें, उनसे भी बात, फिर आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ अब। जी बैरिस्टर साहब, देख रहे हैं IMF के साथ अगर आप जाएंगे, आपकी बिजली देखिए भी मैं महंगी वो अब करवाएंगे, आपकी देखिए गैस भी फिर इस महंगी तरह तो फिर करवाएंगे, आपका नाप लिया पेट्रोल भी कर, मैं महंगा ये समझता करवाएंगे। हूँ कि वो कहेंगे सब सब्सिडी खत्म कर दो। अच्छा चले, मैम उस्मा, जी बैरिस्टर साहब आप प्लीज। देखिए जो इत्तेहादी हुकूमत में हम रहे हैं, हमेशा जब भी इत्तेहादी हुकूमत होती है हिस्सा बकदर जुस्सा होती है, और हम उसकी बारीकियों को भी समझते हैं और जमहूरियत को भी जानते हैं। अब हमें वो लोग तो नहीं जमहूरियत को बता सकते, हमने जमहूरियत मुतारिफ़ कराई और हमारी की वजह से जमहूरियत है। और जो लोग जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम करते रहे वो हमें समझाएंगे कि जमहूरियत क्या है। बहरहाल कोई बात नहीं, हर एक को हक़ है अपनी बात कहने का। हिस्सा बकदर जुस्सा होता है इत्तेहादी हुकूमतों में, और हमने वो बद तहज़ीबी नहीं की कि इनके वज़ीर ख़जाना दूसरे वज़ीर ख़जाना के साथ, यानी कि मिफ्ता और इसहाक डार लड़ रहे थे, हम खामोश थे। इसका मतलब है कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ इनके पास थी, या मियाँ शहबाज शरीफ फैसला करते थे या मियाँ नवाज शरीफ उधर से अपने बंदे भेजते थे, और इत्तेहादी हुकूमतों की उसमें होती भी नहीं। हम अपनी वजारतों के ज़िम्मेदार हैं, इत्तेहादी हुकूमत के जो लेजिस्लेशन हो सकती है उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन जो आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके बहरहाल ज़िम्मेदार वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इन्हें ये बात समझनी चाहिए और इसी की इन्हें जवाबदेही भी देनी चाहिए। अब उससे भागना नहीं चाहिए। अगर इतनी अच्छा हुकूमत बैरिस्टर थी साहब, अगर इनकी मैं अच्छी, इसमें एक अगर सवाल मियाँ आपसे साहब एडअप करूं, एक आप लेजिस्लेशन और तमाम चीज़ों के जिक्र कर रहे हैं, जो आखिरी 3-4 दिनों में धड़ाधड़ कवानीन पास हुए हैं, फिर इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम हुई हैं 2017 की, उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे। फिर दूसरा ये कि जो हल्का बंदियों वाला मामला था मुश्तरका मफादात कौंसिल का, उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे। देखिए जो कानून साजी हुई उसमें गलतियाँ हुई, ज़िम्मेदारी हम लेते हैं क्योंकि हमने वोट किया। जिन कानून साजियों में हमने वोट किया हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। जहाँ तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फ़ैसले का है, उसमें कोई भी ये फ़ैसले के अंदर नहीं लिखा कि इसकी वजह से इलेक्शंस आके होंगे, इसलिए वो एक ड्रामा और ख़राबी की गई है, उसकी हम ज़िम्मेदारी कैसे ले लें। अब मुझे जवाब दे देने दें। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने ही हिस्से की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही देनी है। अब जिस मुल्क के अंदर कोई शख्स 2/3 अक्सरियत के बाद बार बार वज़ीर आज़म बनता रहा हो और अभी भी वो कमी महसूस कर रहा है कि अभी मुझे 5वां मौका दें, मैं एक दफ़ा और कोई ऐसी मदारी दिखाऊंगा कि जिससे बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हमें तो सादा अक्सरियतें भी नहीं मिली हैं, और फिर हमें पंजाब की हुकूमत नहीं मिली पिछले 50 सालों में, जो कि 63% पाकिस्तान है। उसके बावजूद जो हमने किया, लेकिन जो सिंध में मिली बैरिस्टर साहब, क्रेडिट लेते हैं जो सिंध में मिली, और सिंध की सूरत हाल कुछ ढकी छुपी नहीं है, मेरा अपना ताल्लुक अगर भी मुझे सिंध बात से पूरी है। कर लेने दें। मुझे पता है खोकर साहब आपके अंदर भी मोहब्बत जागी हुई है आजकल नून की, लेकिन मुझे बात तो कर लेने दें। वैसे ये ज्यादती उनके हो तो जाएगी जवाब बैरिस्टर साहब, ये मैं वो ज्यादती भी हो दे जाएगी। देता हूँ, नहीं मुझे बात तो कर लेने दें। जी कोई करें। सवाल आपका उनके लिए नहीं था, मुसलसल वो बोलनी है 8-10 मिनट। अच्छा चले आपका बोले। कोई सवाल नहीं था, और मेरा 30 सेकंड के बाद आपको एक सवाल उभर आता है, तो फिर बताइए क्या वजह है इसकी। सर आप मैंने मुझे उनसे भी बता दें। पूछा है, मैंने उनसे भी तो पूछा मुझे है। बात कर लेने दें ना। जी नहीं आपने पूछा, मुझे बात कर लेने दें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखिए कि पंजाब 63% पाकिस्तान है, वहाँ पे हमें इक़्तिदार से महरूम रखा जाए बल्कि छीना जाए, और हमारी 2/3 अक्सरियत को IGI बना के और धांधलियों के ज़रिए रोका जाए, और हम सादा अक्सरियत के साथ हुकूमतें करें। सिंध हुकूमत की आपने बात की, सिंध हुकूमत का ये है कि सिंध हुकूमत हमने 15 साल हुकूमत की है, हर 5 साल के बाद लोगों ने, सिंध के अवाम ने हमें ज़्यादा अक्सरियत के साथ भेजा है। पंजाब में जिन्होंने 35 साल हुकूमत की है, दिल का एक अस्पताल दिया है, ये कार्डियोलॉजी, और हमने हर ज़िले में NICVD दिया है, तालीमी इदारे सबसे ज़्यादा बनाए हैं, रोज़गार सबसे ज़्यादा दिया है। अभी ये पूछ रही थी ना 30 लाख घर देंगे, सिंध में क्या किया, 20 लाख घरों का प्रोजेक्ट शुरू है, जिसमें से लाखों घर मिल चुके हैं सैलाबजदगान के, जिसमें हमने दुनिया से UN को मुतहरक किया, UN के सेक्रेटरी जनरल आए और हम घर बना के दे रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए पता कुछ नहीं है, झूठ के ऊपर कितनी देर प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इन्हें याद रखना चाहिए
कि हमें तो हर दफ़ा सिंध में लोगों ने ज़्यादा वोट दिए हमारे परफॉर्मेंस की वजह से, और इन्हें पंजाब में लास्ट ज़िमनी इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हुई, 20 हलकों में हम जीते और ये हारे। तो ये याद रखें कि आवाम की अदालत ये फ़ैसला करने जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि महज लफाजी के साथ नहीं है, करैक्टर है। और जो इन्होंने कहा आसफा बीबी अगर आएंगी भी तो वो महज एक MNA होंगी या MPA बनेंगी। ये नहीं होगा कि बड़ा भाई वज़ीर आज़म है और छोटी भाई वज़ीर आला है, बहन वज़ीर आला है। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये इन्हीं के यहाँ है। 15 साल से सिंध हुकूमत है, भुट्टो ख़ानदान को कोई बंदा वज़ीर आला नहीं बना, और ये अपने अलावा किसी को बनाते ही नहीं, ना वज़ीर आला और ना वज़ीर आज़म। चले बिलावल भुट्टो उस वक्त थे नहीं ना, वरना होते तो फिर। अच्छा मैं आपकी बात सर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर मेरी जरदारी थे। मेरी बात सुने आप, फिर नून का ना देना वो बीच में एक नुक्ता। बैरिस्टर साहब एक बात बताऊं, देखिए आप बैरिस्टर हैं, आप भी काउंटर क्वेश्चन करेंगे, मैं भी करूंगा। बस आता हूँ ब्रेक से जी, फिर बैरिस्टर साहब से शुरू करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा फौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अल अजीज़िया पर हमें ज्वाइन कर लिया मोहसिन रज़ा खान साहब ने। आगा इकरार हारून साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ रहे पहले सेगमेंट में। मोहसिन रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड सच टेलीविज़न के। मोहसिन साहब कल वहीं पर मौजूद भी थे। तो सर 2-3 चीज़ें जिस पर आपसे मैं बात करूंगा, पहले ज़रा बैरिस्टर साहब कुछ अपनी बात मुकम्मल करें, वरना फिर वो मुझे कुछ कहने। तो बैरिस्टर साहब प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं सवाल नहीं करता, आप बात करें। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में कोई वज़ीर आज़म क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने सड़कें बनाई हैं। हाँ, लेकिन ये वो भी क्रेडिट लेने, सड़कें इन्होंने बनाई हैं, मोटरवे हम मानते हैं, लेकिन जो काम इन्होंने नहीं किया ये उसका भी क्रेडिट लेते हैं। जैसे कि एटमी प्रोग्राम का बटन ऑन करने से ये उसका भी क्रेडिट लेते हैं। इसी तरह बिजली के जितने मंसूबे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए उसकी तख्तियों की नकाब कुशाई करने से ये उसका भी क्रेडिट लेते हैं। थर कोल में हमने 4000 मेगावाट बिजली दी है, ये अभी हमारे खाते में सिर्फ 700 डाल रहे थे। बीबी ने अपने दौर में 21,000 मेगावाट के मंसूबे लाई, जिसकी वजह से वो ऐड बने थे जो टीवी पे चलते थे कि मेरे गांव में बिजली आई है। तो मैं समझता हूँ कि समझना चाहिए जो किसी ने किया हो उसे एहतराम देना चाहिए, यही आगे बढ़ने का मामला है। तो आपको जो आपके ज़िम्मे काम है वो करें। तो आइए मिलजुल के इत्तेहाद की, इत्तेफाक की बात करें, जो जिसका क्रेडिट है उसे दें और जो जिसका क्रेडिट नहीं है वो ना लें। आपने हमारे सारे बिजली के मंसूबे रोके, इफ्तिखार चौधरी की अदालतों में जाके स्टे दिए, हमें हमारे मंसूबे बंद किए। वो पूरी दुनिया जानती है क्या आपने तमाशा लगाया था। हमारे वज़ीर पानियों बिजली को रोज़ कटहरे में खड़ा करता था इफ्तिखार चौधरी, और पटिशनर होते थे ख्वाजा आसिफ, क्योंकि वो आपका अपना जज था। और उसके बाद हमारे दौर में बिजली की लोड शेडिंग कितनी थी, क्योंकि हमने मंसूबे लगाए थे। आपने मुसद्दिक मलिक को जो पानी बिजली का वज़ीर था निगरान हुकूमत में 2013 में, उसे ख़रीदा और 20-20 घंटे लोड शेडिंग करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और फिर आते ही चंद महीनों में आप बिजली ले आए और फिर आप कहते हैं आप रोशनी लेके आए हैं। तो बस करें यार, इतना झूठ ना बोलें, खुदा को भी मुंह दिखाना है। ठीक है बैरिस्टर साहब, चूंकि मैं आता हूँ, मैं उस्मा साहिबा आपकी तरफ। मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया, तो मोहसिन साहब से ज़रा। मोहसिन साहब, एक तो आप सुन ही रहे हैं डिस्कशन, एक तो ये डिस्कशन तो है ही अपनी जगह। दो अहम चीज़ें हुई हैं, एक अल अजीज़िया का और एक फ़ौजी अदालतों वाले क़याम को बरकरार रखने का मामला। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ हमने देखा पाकिस्तान में, DI खान में, कराची में। हम भी ये समझते हैं कि फ़ास्ट ट्रैक पर केसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और कल भी तमाम जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि जब तक फ़ौजी अदालतें होंगी, जो टेररिज्म से जुड़े केसेस हैं, पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ हैं, वो वहीं पर तेज़ चल सकते हैं। एक खुसूसी क़याम है तो वो। दूसरा सर, कल जो कुछ हुआ उसके बाद जो फैसला आया, जजेस ने यहाँ तक कहा कि फ़ोटोकॉपीज़ पे, मफरूज़ों पर केस नहीं बनता। तो ये तो इतना लंबा अरसा केस चल रहा था, तो नैब नहीं देख रही थी इन सारी चीज़ों को। ये पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट इमरान खान का शुरू किया गया था। ये सारा उसका नतीजा है कि ये सारे झूठे केस बने, मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया गया, किस तरह RTS बिठाया गया 2018 का, और उसके नतीजे हम अब तक भुगत रहे हैं। और कल भी जो था अदालत में, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये केस नहीं बनता और जिस तरह कोर्ट ने फैसला किया है कि फ़ोटो कापियों पर या JT की झूठी रिपोर्ट पे केस नहीं बनता, तो होना ये चाहिए था कि वो सारे अफराद और इदारे कल कोर्ट में आकर नवाज शरीफ से माफ़ी मांगते कि
ये हमने गलत किया और ये हमें पाशा ज़हीर और फैज़ का जो किया धरा था उसके नतीजे में ये हमने किया था और अब हम इसकी माफ़ी मांगते हैं। कल भी इस हादसे के जो वकील थे वो पुरानी झूठी बातों पे अपने लगे हुए थे और कह रहे थे कि केस दोबारा नैब को भेज दिया जाए। मैं कहता हूँ कि जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे मंसूबे नवाज शरीफ ने अपने नाम कर लिए, आपने अगर काम किया है या नवाज शरीफ ने किया है या इमरान खान ने किया है तो पाकिस्तान की आवाम ने आपको मैंडेट दिया था आवाम की खिदमत करने का। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ से भी ज़्यादा जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस प्रोग्राम की एटमी प्रोग्राम की इब्तिदा रखी, उन्होंने पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड की जो इब्तिदा की, ये इतना बड़ा मनसूबा था पाकिस्तान की स्टील मिल का, और भी बेशुमार मनसूबे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस वक्त भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो जुल्फ़िकार भुट्टो के ख़िलाफ़ होगी और उन्होंने उनको फांसी के तख्ते पे लटका दिया। फिर बेनज़ीर ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो बैरिस्टर साहब बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की एक ऐसी अजीम रहनुमा थी, इनकी क़यादत बहरहाल पाकिस्तान को अभी भी दरकार थी और अगर वो ज़िंदा होती तो पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन ये एक हमारा तरीका है कि सियासतदानों को अगर पसंद ना आए तो उन्हें सियासी सीन से हटा दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी को जलावतन कर दिया जाए। तो ये सिलसिला ख़त्म होनी चाहिए और अब अफ़वाह व तफ़हीम होनी चाहिए और मिल बैठ के बात होनी चाहिए कि सियासतदानों का कोई ऐसा कसूर नहीं है, बल्कि जो कसूरवार लोग हैं उनको तो हम हाथ लगाने का भी नहीं सोच सकते। अच्छा मोहसिन, एक तो दो चीज़ मैं ज़रा उस्मा साहिबा से फिर आपके पास आऊँगा तो मैं ये लाजमी आपसे पूछूंगा कि अब मियाँ नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि जी इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब, मुझे थोड़ा कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, तो मैं आपसे ज़रा फ़र्क जानूंगा। जी उस्मा साहिबा, जो भी बातें हुई मैं चाहूँगा आप अगर कोई जवाब देना चाहें उस पर तो आप लाजमी दें, वरना फिर मैं कोई और सवाल भी आपसे करूँ। देखिए, एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वो सारे इदारे जिन्होंने बोगस केस बनाया और बोगस एविडेंस के ऊपर बनाया, उनको भी चाहिए था कि कल आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वो माफी मांगते। वो जो 7 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सारा जुल्म बर्दाश्त किया कि अपनी उनकी जो ज़ौजा थी वो डेथ बेड पे थी और उनसे फोन पे बात भी नहीं वो कर सके, अपनी बेटी के उनके सामने हथकड़ियां पहनाई गई, उनको डेथ सेल में रखा गया, जलावतन रखा गया, तो वो 7 साल उनको वापस कौन ला के देगा। अच्छा उसमें वो तो मैं आप लोगों से एक चीज, दोनों से, दो आप पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून दोनों बड़ी जमातों के लोग मौजूद, इस चीज़ का भी एतराफ़ करें कि ये जो सियासी केसेस एक दूसरे के खिलाफ बनाने का सिलसिला है ना, इसको अब बंद करना होगा हर तरफ से। ये नहीं होगा तो ना तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा पॉलिटिकल, ना आप लोग किसी एक सतह पर बैठ सकते हैं, क्योंकि बार बार वो पुरानी चीज़ें, अब तो मीडिया और सोशल मीडिया इतना बाहर निकल के काम कर रहा है कि वो पुरानी चीज़ें घूम घूम के वापस आती हैं। तो आप नहीं समझते कि ये सारी चीज़ें जो सियासी लोगों ने भी एक दूसरे के खिलाफ बनाई, सियासी लोग अपना एहतसाब भी खुद करें और एहतसाब के इदारे पर जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं तो उस पर भी बैठकर कोई सोच विचार करें। देखिए, दो बातें हैं ना अरसलान, एक तो वो है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। एक वो है कि जब आपने आपके खिलाफ वाकई कोई एविडेंस है, अगर आपने वाकई, अब 9 मई को तो आप किस नहीं कह सकते ना जी वो जिना हाउस पे हमला नहीं हुआ, शोधा की यादगारों को उन्होंने मसमार नहीं किया, जीएचक्यू पे उन्होंने अटैक नहीं किया, एयरबेस पे उन्होंने अटैक नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, तो उसकी सजा देखें, वो सब कुछ सबके सामने आया, अवाम के भी सामने आया, अवाम देख भी रही है, और उसी के हवाले से फिर उनके केसेस भी, वो तो बिल्कुल ठीक है कि वो सब कुछ सबको पता है। देखिए ना, मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि जो सियासी केसेस हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हकीकत है, जो आप हथियार उठा लें रियासत के खिलाफ, उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। उसकी तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो सियासी केसेस की बात कर रहा हूं। बैरिस्टर साहब से एक दो बातें मैं इनसे थोड़ा सा इनको याद दहानी कराना चाहूंगी।
सबसे जो महंगी बिजली आईपीपीज, ये हार पीपल्स पार्टी हमारे गले में डाल के गई थी। फर्नेस ऑयल पे जो बिजली, जो उन आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस जो थे वो हम लोग नहीं दे सकते, इतना गर्दिशी कर्जा था उनकी वजह से बढ़ गया था। अच्छा, मैं चाहूंगा मैम, टाइम की कमी है तो हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लेते हैं। मैं बैरिस्टर साहब को ले लेता हूँ आपके इस सवाल पे ना। अच्छा, दूसरे ये क्यों इतना बेचारे रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि जी तीसरी बार तो चौथी बार, 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नहीं आई, फिर तीसरी दफा यूसुफ रजा गिलानी नहीं आए, और ऊपर जनाब साहब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने तो जनाब, जब आप लोगों की दौरे हुकूमत था तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में था। अब चले, मैं जरा पूछ मोहम्मद रहा हूँ नवाज जी शरीफ को बैरिस्टर साहब, चौथी बारी जो मिल रही है तो आप क्यों एक बुलबुला बात रहे हैं? देखिए, भाई उनको अवाम का अब मैंडेट मेरे मिलेगा ख्याल तो से वो सुना आएंगे भी ना, करें ना, ये सुनो। वो वैसे तो नहीं अब आएंगे। बात सुनो, आप भी एक कोशिश तो कर जो लें। इन्होंने आप तो कहा, वो पार्टी है जो नेशनल पार्टी हम थी, अब एग्रीमेंट 7 करके में आ गए गई हैं। है। अच्छा उस्मा देखिए साहिबा ना, मौका तो आपकी देना बात तो बैरिस्टर सुनो। साहब को। उस्मा जा रही है साहिबा हाथ से। सुन लिया, आपने तो मैंने खिलाफ पूरी उनका ये डिटेल, बचाने उस्मा लगा साहिबा वक्त की के कमी है, फिर खिलाफ। मैंने मोहसिन आप साहब के उसको पास पहले भी जाना बचाएं, है। उस पे गौर करें। आपके खिलाफ तो वादा माफ गवाह जी बन देखिए, गया मेरे था। अच्छा ख्याल से उस्मा अब ये साहिबा बात बात करने तो दें ना, करने इस तरह तो आप तरीका मुझे नहीं है। उनको बात तो आप करने दें। एक ही तरफ बात करे जाते हैं, जब रोक उस्मा दें उनका साहिबा माइक बंद कर बात दें, करने दें, वो बात तो माइक करने बंद दें। कर दें लाडला उनका। था। अच्छा, मैं चाहूंगा बैरिस्टर साहब को जरा उनका व्यू तो लेने देना, वो जब मौजूद है तो व्यू तो लेना है इन चीजों पे। जी बैरिस्टर साहब। जी पहली बात यह है कि इन्हें शायद पता नहीं, एक दफ़ा पढ़ लें सर्कुलर डेट जो है जिसमें आज हम फंसे हैं। जब हम बिजली के मुआहदे करके गए हैं उस वक्त सर्कुलर डेट नहीं था। जो मियाँ साहब करके गए हैं उस पर सर्कुलर डेट पे तबाही मच गई हुई है, और उसके बाद हम बिजली जितनी महंगी हो गई है। हमारे दौर में बिजली का क्या यूनिट था जो हम मुजरिम थे, और आज इनके दौर के बाद क्या यूनिट है, इसी से अब हम फैसला कर लेंगे। पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इल्ज़ाम तराशी से पता नहीं चलेगा। दूसरी दफ़ा इन्होंने कहा कि जी मोहतरमा भी तो 2 दफ़ा, देखिए बात सुने प्लीज़, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही हैं तो ठीक है, 2 दफ़ा जमहूरी मुल्कों में होता है कि 2 दफ़ा रहे, 3 दफ़ा रहे, 4 दफ़ा रहे, 6 दफ़ा, ये तो कोई नहीं होता। हाँ, एक पार्टी का वज़ीर आज़म बार बार आ सकता है, पार्टियाँ 2 ही हैं दुनिया में, तो इसलिए अगर यूसुफ रज़ा गिलानी आए हैं तो तीसरी तो वो अब अपनी टर्म पे आए हैं, मोहतरमा ने 2। लेकिन मियाँ साहब ने अब क्या गुल खिलाने हैं जो पहले खिला दिए थे और अब रह गए हैं। 78 साल में एक बीमार आदमी को आप तकलीफ़ में लाना चाहते हैं। अला अदालतों में उनकी दरख्वास्तें हैं कि मैं बीमार हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, मुझे रिलीफ दें, मैं ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हूँ। दूसरी बात, अगर आपने केसेस से आगे निकलना है तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं, सबके केसेस को वहाँ पे जांचें। ये नहीं कि मेरे केसेस मुझे धड़ाधड़ जमानतें दें और जो मैंने बनाए थे। मियाँ साहब आज तक हमारे बनाए गए किसी केस में एक दिन भी जेल में नहीं गए। वो केसेस उसी वक्त ना तो हमने बनाए थे ना वो आगे गए हैं। हाँ, इनके बनाए गए केसेस में आसिफ अली जरदारी 9 साल जेल में रहे हैं, तो मियाँ साहब 9 महीने रहे तो रोते रहते हैं मुझे हथकड़ी लगी, और आसिफ अली जरदारी 14 साल 7 महीने इनके बनाए गए केसेस मैं इस पे सर पूरा व्यू ले लेता हूं। वो कौन वापस देगा? एक बात सुन लें, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो इन्होंने सलूक किया था, सुबह एक अदालत में, दोपहर एक अदालत में, और आजकल ये पूछते हैं कि बिलावल साहब की क्या कुर्बानी है। बिलावल माँ की गोद में होता था, जब दिन रात अदालतों में जाता था, और बाप उसका जेल में था। इन बच्चों ने अपनी सारी ज़िंदगी बाप के बगैर गुजारी है, जब बाप ने 14 साल 7 महीने जेल में, और वो मियाँ साहब के बनाए मुकदमात थे। हमारे दिलों में इतने जख्म है और हम इन्हें कुछ नहीं कहते, और हमने कुछ भी नहीं कहा, और ये फिर भी अंगारे उगलते हैं। ठीक हो गया, अपने गिरेबानों में झांके खुदा के लिए। ठीक हो गया बैरिस्टर मोहसिन साहब। सर ये बहस तो मेरा ख्याल एक तो बात यह है कि बैरिस्टर साहब एक कानूनदान हैं और इन्हें आइन का भी पता है कि ये जिससे 18वीं तरमीम की जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं, उसमें ये तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर जो है 2 दफ़ा नहीं बल्कि वो 2 दफ़ा की पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। 2 दफ़ा की पाबंदी मुशर्रफ ने आयद की थी। लिहाजा ये बात इन्हें ज़ेब नहीं देती कि एक जो तरमीम पीपल्स पार्टी की दौर में हुई थी उसके ख़िलाफ़ ये बात करें। मैं समझता हूँ कि ये या तो इनके जहन में नहीं रही ये बात, या ख़ाम खा नवाज शरीफ की दुश्मनी में ये लगे हुए हैं। 2 दफ़ा 4 दफ़ा आप
आइन में तरमीम कर ले ना, आइन में तरमीम कर ले। आप चुप रहे ना, आप बैरिस्टर साहब, अब मोहसिन साहब की पूरी बात तो सुने ना। वो ये कह रहे हैं कि आइन इजाजत देता है, आइन इजाजत देता है, आपने खुद तरमीम की है तो और अब आपको वो बात बुरी लग रही है क्योंकि अब आप जो है तीसरी दफा जो चौथी दफा बनने के काबिल नहीं है। ठीक, तो एक चीज और इसी में एडम, क्या अब ये खत्म नहीं होना चाहिए कि एक दूसरा और दूसरा पहला पीडीएम सारों ने इकट्ठी किया, सबको ही क्लियर उठाना करने पड़ेगा। दे। उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कहा है कि मैंने गलत बात की है। मैंने ये नहीं कहा कि आइन में पाबंदी या कदगन है तीसरी दफा वजीर आजम बनने पे। मैंने ये कहा है कि जमहूरी मुल्कों में तरीका होता है कि तो जमहूरी मुल्कों में तरीका आप उस वक्त भूल गए थे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मोहसिन साहब? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, आपको क्या मिलना है? मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि आप एक कानूनदान होते हुए इस बात को नहीं समझ रहे। जो तरमीम आपने की है आपको नहीं पता कि आपने क्या तरमीम की है। तो अगर आपकी ये हालत है तो आम आदमी से क्या आप तुमको करेंगे? अगर एक कानूनदान ऐसी बात करेगा, मत मारी हुई है। मैंने कब कहा? नहीं, ये बात देखें नहीं बैरिस्टर साहब, ये नहीं बैरिस्टर साहब, ये नहीं बैरिस्टर साहब समझते हैं कि ये अगले कुल हैं, इनकी बात सुनी जाए। और बैरिस्टर साहब, अगर हम बात करेंगे, देखें नवाज शरीफ को 5वीं दफा देखें, नवाज शरीफ को तो देखिए उनका सवाल ये है सर, सवाल ये है अवाम बनाएंगे, बारी नुमाइंदे भी देखे पार्टीजन हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ आके। नहीं देखिए, उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने सवाल तो ये बात फिर कहता हूँ कि आप एक इंतहाई ना समझ कानूनदान हैं जो अपनी पार्टी की की हुई तरमीम पे एतराज़ कर रहे हैं। या तो मुशर्रफ की तरमीम ठीक थी आप कहते, और पीपल्स पार्टी ने गलत किया जो 18वीं तरमीम में ये 2 दफा की पाबंदी लगी थी, ये खत्म की थी। आप मुझे कहें, मैं माजरत घटिया आर्ग्यूमेंट है इनका। मैं माजरत करूंगा, शख्सियत का पता चल जाता है। बड़ा घटिया आर्ग्यूमेंट है इनका। नहीं, लेकिन एक चीज तो देखिए, कानूनी पहलू बैरिस्टर साहब, पता ही नहीं किसी चीज का। एक कानूनी पहलू है, तो अगर ये तरमीम नहीं करनी थी, ये कोई होश है ही नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बैरिस्टर साहब, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, कभी कहते हैं अपना समझ है, पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। यही बात है ना, क्या ये बात है कि आपको अगर 18वीं तरमीम ठीक थी तो ये बात ठीक है, अगर 18वीं तरमीम गलत थी तो ये गलत है। बिल्कुल सही। अगर 18वीं तरमीम इसकी इजाजत देती है और मुशर्रफ साहब ने इसको रोका था, तो यार ये क्या बात है, तरमीम इजाजत देती है या नहीं देती? फजूल बात है। क्यों फजूल बात है? आपकी फजूल बात है, आप फजूल आदमी हैं। बात नहीं कर रहा मैं, सियासी इखलाकियात की बात कर रहा हूं। हम इसको इस बहस को देखिए, गैर एक चीज होती है बैरिस्टर साहब, ट्रेडिशंस होती हैं। आप जरूरी नहीं होता कि हर बात आई चले, तरमीम के ठीक है सर, ठीक है, लेकिन कौन सी ट्रेडिशन होती है? कहाँ होती है ट्रेडिशन कि एक झूठी वसीयत पे बाप सदर बन जाए और बेटा अगर ऐसी बात है। ओके, मैं इसको सर यहाँ खत्म करता हूँ, ये बहुत दूसरी तरफ निकल जाएगा। बैरिस्टर साहब, तो इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर प्लीज हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे। मोहसिन रज़ा खान साहब, थैंक यू सो मच सर। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि जब हम कोई भी सियासी बात या बहस जिसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पेचीदगियाँ काफ़ी सारी ऐसी जगह पर आ जाती हैं जो ख़ुद सियासी जमातों के अपने मामलात और उससे रिलेटेड होती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अब सियासी मामलात आगे बढ़ें और ये जो पहले का सारा मामला इसको पसे पुश डाल दें, पीछे डाल दें। कहीं एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाना, चाहे वो मियां नवाज शरीफ करते हो, कोई और करता हो, XYZ, इसको ख़त्म करें, आगे बढ़ें। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अब तीनों रात का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा एक और अहम मसला है, भारत के मुँह पर एक तमाचा है, उस पर भी बात करते हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा बड़ी अहम गुफ्तगू है, उस पर भी बात करनी है। एक टॉपिक है कि भारत नहीं जा रहे अमेरिकी सदर जो बाइडन अगले माह। क्यों नहीं जा रहे ये भी आपको बताते हैं। रिपब्लिक डे की तकरीबात हैं, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शिरकत से इनकार कर दिया है। यानी मामलात जो हैं, क्वाड ग्रुपिंग की समिट में जो मामला बन रहा है वो भी अब मुनक्किद नहीं होगी। तो बड़ा एक भारत के मुँह पर ये मैं कहूँ तमाचा है, तो ये बात गलत नहीं होगी। चलें, बहुत डिटेल बात करनी है, तो इसलिए ज़्यादा हम अपने प्रीएम की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने जो पैनलिस्ट हैं उन पर जाते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा,
माहिर बैन अवी उमूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और दिफाई तजियाकार भी हैं, बैन अवी उमूर के माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा मेरा ख्याल है ये इवेंट है और बड़ी बात हो जाएगी, ये तो मेरा ख्याल है सीधा सीधा एक तमाचा है भारत के मुंह पे। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जो बुग़्ज़ चाइना के अंदर इंडिया को आप सिफारती और जो है सियासी लेवल के ऊपर आप दुनिया जिस कदर सपोर्ट कर रही थी और जिस तरह अमेरिकन ने इनको सपोर्ट किया है, स्पेशल डील दिया है न्यूक्लियर की, पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने इंडिया की एक अफरियत ऐसे बना दी कि जिससे ना सिर्फ साउथ एशिया के अमन के जो है वो दर पे रहा, बल्कि अब तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी कि वो अमेरिका में और कनाडा में जाके जो उसके जो दुश्मन है, जो सो कॉल्ड खालिस्तान की लीडरशिप, उसको कत्ल करने की बात उसने की है। जस्टिन ट्रूडो वाले केस के अंदर भी इंडिया को खासी अजीमत उठाना पड़ी थी और उसी सिलसिले के अंदर सीआईए ने एक प्लॉट लगाया था और उसमें स्टिंग ऑपरेशन करके ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ा जो कि उनके वहां पे रॉ के एजेंट से बेसिकली अमेरिका के अंदर जो एक खालिस्तान के कोर लीडरशिप को कत्ल करना चाहते। तो इसके ऊपर वहां की मीडिया ने भी इस खातर को कवर किया था और जो बाइडेन ने सख्ती से नोटिस किया। इस तरह वेस्टर्न यूनियन की तरफ से भी, सॉरी, जो हमारी यूरोपियन यूनियन है उसकी तरफ से भी काफी इसके ऊपर रिजल्टमेंट आई थी। तो अभी जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो बाइडेन ने आना थे, उसके इलेक्शंस जो अप्रैल 2024 में होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसमें खातिर ख्वाह इसको फायदा मिलना था मोदी को इस बात का भी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया को खासी हजीमत उठानी पड़ेगी। जो पाकिस्तान हमेशा से एक पोजीशन लेता चला है कि इंडिया जो है ना सिर्फ साउथ एशिया के अमन जो है यहाँ पे दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, बल्कि अब तो प्रूव हो गया कि वही चीज जो है वो इंटरनेशनली भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक पोजीशन रही है सफारती लेवल पे, उसको खासी तकवीत मिली है इस चीज से। जी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, इस वक्त जो भारत की पोजीशन, एक मैं समझता हूं, अगर गलत नहीं हूं तो खुल के अब इस पे बात करनी चाहिए। एक टेररिस्ट माइंडसेट का आदमी वजीर आजम है और एक टेररिस्ट माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। और जिस तरह से उनकी मकरू इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कनाडा के अंदर सब कुछ हुआ, उसके बाद तो एक एक चीज़ खुल के आई कि अमेरिका में भी हो रहा है, बरतानिया में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी उन्होंने गन मचा रखा था और बांग्लादेश में भी गन मचा रखा है। पाकिस्तान कुलभूषण यादव की सूरत में उनका एक जीता जागता टेररिस्ट सबूत पकड़ के बैठा हुआ है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जब भी आप किसी भी एक ऐसी हुकूमत को और बिलखसूस एक ऐसी शख्सियत को जो है जगह देते हैं बैन अवी अमूर में, जिनकी बुनियाद जुल्म के ऊपर, जिनकी बुनियाद इंतहा पसंदी के ऊपर हो, तो फिर एक वक्त जरूर आता है जहाँ वो ताकतें जो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो उनको ये फैसला करना पड़ता है कि क्या वो उनकी जो बुनियादी नफ्सियात है या उनकी जो बुनियादी तर्ज हुकूमत है उससे बाहर निकल सकते हैं। यही सूरत इस वक्त अमरीका को दरपेश है हिंदुस्तान के लिहाज से, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जिस तरह अमरीका की अंदरूनी तमाम तर कोशिशें, अंदरूनी तमाम तर जो ताकत है उसको पसे पुश डाला अपने मफादात के लिए, उन्होंने इस बात पे वाज़ेह कर दिया कि अमरीका को असर नौ इस बात का फैसला करना होगा कि जिनके स्ट्रेटेजिक माहिदे हैं हिंदुस्तान के साथ, क्या वो सचमुच हिंदुस्तान को दोबारा दाखिली तौर के ऊपर और बैन अवी सतह के ऊपर उस जगह पर लेके जा सकते हैं कि जहाँ हिंदुस्तान अमरीका की सरबराही को ना सिर्फ माने बल्कि अमरीका की तर्ज हुकूमत को भी। अच्छा डॉक्टर मारिया साहब, अगर मैं आपसे ये भी बात करूं, फिर जरा जो हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब है उनसे भी करूंगा, उनका तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा अनसेफ है, वो तो चोरी हो रहा है यूरेनियम, और हमें पता है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। हाँ जी, हिंदुस्तान के जो यूरेनियम प्रोग्राम है उसकी बैन अवी रिपोर्टिंग के मुताबिक तकरीबन 32 से ज़ायद वाक़यात ऐसे हैं जहाँ हाईली इन्रिच्ड यूरेनियम ना सिर्फ हिंदुस्तान से जो है मुख्तलिफ औकात में बाहर निकला है, लेकिन उसके अंदर हिंदुस्तान की जो बड़ी एटमी तंजीमां हैं जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ से भी ये तमाम चीज़ें जो सरकारी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से ये यूरेनियम स्मगलिंग भी हुई है। एक तरफ ब्लैक मार्केट की इंतहा इसमें कि जहाँ यूरेनियम उन्होंने यूज़ किया इरिडेट करने के लिए, जो ब्लैक डायमंड्स हैं जो बरतानिया में फरोख्त होते रहे हैं। तो इस तरह की मिसालें तो बहुत आम है, लेकिन असल मसला ये है कि ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान को इस बात के ऊपर, हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बात बड़ी संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि उनके तमाम तर जो बैन अवी रसूख है जो अमरीका की वजह से और बिलखसूस जो बाइडेन की वजह से था, उसकी जो शुरुआत और उसकी जो इख्तिताम है वो अमरीकन सदर के हाथ में है।
और अब अमेरिका जाहिर है अपना ताकत का इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर साहब, जिस पर बड़े हम कहें कि नाजा थे या बहुत ज़्यादा जिस पर दुनिया भर में बदमाशी का जोर जोरा था, अब तो उसी ने मना कर दिया जाने से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जहां तक जैसे मारिया साहबा भी कह रही है, मेरी टीचर भी रही, इनसे सीख की आज मैं बातें कर रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, बेसिकली बीजेपी क्या चीज है, आरएसएस की एक पॉलिटिकल फेस है जिसको लेके ये मोदी आगे चल रहा है। इसमें देखिए 1.4 अरब की आबादी है, उसमें जो है तकरीबन 1.2 अरब जो है आपके जो वो हिंदूज हैं। तो जब आप नेशनलिज्म लेके चलते हैं और उसको तड़का लगाते साथ आप रिलीजन का, तो फिर उसको इस तरह की सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये चीज अमेरिका को और आपकी यूरोप के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो चाइना की बढ़ती हुई ताकत को देख के इंडिया को एज अ काउंटर वेट के तौर पर उसको राइज करवा रहे थे, तो भी वो खुद उसको फेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और आलमी इदारों के अंदर भी इसकी खातर ख्वाह जो है इसके अब उनको एहसास इस बात का हुआ कि किस तरह से उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना है। जहां तक आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी की बात की है, तो आईएई के लेवल के ऊपर एक इलिसिट ट्रैफिकिंग डेटाबेस, आईटीडीबी डेटाबेस है उनके पास, कि जिसमें जितना कोई जो यूरेनियम है या इस तरह की दूसरी हमारी जो मादनियात हैं, वो जब भी इस तरह की होती हैं तो उसका बकायदा जितनी इलिसिट ट्रैफिकिंग उसका डाटा मेंटेन करते हैं। तो इंडिया इसमें इसका पैथेटिक 3 रिकॉर्ड है, जबकि पाकिस्तान में क्रेडल टू ग्रेव का कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम भी यूरेनियम अगर कहीं बनता है तो उसका लेके जब से बनता है और जब तक उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करते नहीं होता। तो लिहाजा इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वो दुनिया के अमन के दर पे है। वो दुनिया को उस तरह से अमन पसंद नहीं जो है वो मुल्क गर्दाना जा सकता। और मेरे ख्याल में दुनिया को अपनी जो पॉलिसी है इंडिया के मुतालिक उसको रिविजिट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये बात हम बहुत अरसे से कह रहे थे, बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान ये बात कर रहा था। अब हमें ज़रूरत नहीं है ये बात करने की, अब दुनिया को खुद इसका अदराक हुआ है। उनके अपने ममालिक में जब दहशत गर्दाना नेटवर्क्स पकड़े गए हैं, रॉ रिलेटेड, और फिर कत्लेआम किया जा रहा है उनके अपने शहरियों का, तब जाके ये जो दुनिया के बड़े चैंपियंस बनते हैं इनको अंदाज़ा हो रहा है, अमेरिका समेत कनाडा को और बरतानिया को, कि क्या किस किस्म के डर्टी पॉलिटिक्स का एक भारत मंबा है और किस तरह से भारत दुनिया भर में दहशत गर्दाना नेटवर्क्स को हवा दे रहा है। ये चीज़ का अदराक हुआ है। इसी का पहला एक बड़ा नतीजा सदर जो बाइडन का जो क्वाड समिट थी होनी, उसके सूरत में सामने आया कि वो जा भी नहीं रहे और वो भी अब मुनक्किद नहीं हो रहे। तो एक बड़ा तमाचा है उसके मुंह पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात।